हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का पेपर जो 5 मई को भी हुआ था। ठीक है, देखें हम लोग इसमें बॉटनी का पार्ट अभी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग बॉटनी का डिटेल समझेंगे कि एनसीईआरटी में भी इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ है, और ये क्वेश्चन किस पोर्शन से, किस चैप्टर से पूछा गया है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेसिथिन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, हमें पता है, देखो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया है, मतलब ये माइक्रो एलिमेंट में आना चाहिए, जिसमें से हम लोग समझेंगे कि अमीनो एसिड है, फॉस्फोलिपिड भी है, ग्लिसराइड्स भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। चारों माइक्रो एलिमेंट्स में, मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स तो हैं। फिर ऐसा कौन है इनमें जो लिविंग टिश्यूज में किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता? तो लेसिथिन एक्चुअली है क्या, ये सब्सटेंस क्या है? तो इट इज अ फॉस्फोलिपिड। इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी जब आप देखेंगे कि जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ज्विटर आयन का जहां डिस्क्रिप्शन दिया है उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ये सब एक्सप्लेन्ड है। डायग्राम्स में भी आपको मिल जाएगा, उसके सामने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डायग्राम बने हुए हैं, बायोमोलिक्यूल्स के डायग्राम बने हुए हैं, वहां पर आपको लेसिथिन के बारे में डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। अब आप याद करें केल्विन साइकिल में क्या होता है। केल्विन साइकिल 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है उसके अंदर? कार्बोक्सिलेशन, कार्बन का लोडिंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद राइबुलोज बिसफॉस्फेट और फॉर्म करता है 3PGA। 3PGA बना लेता है, उसके बाद वो कंज्यूम करता है एनर्जी फॉर द रिडक्शन, है ना, जिसके अंदर मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको वहां पर 2 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जब बन चुका होता है उसके बाद RUBP को रीजनरेट करना है, तो रीजनरेशन प्रोसेस में 1 ATP और एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो वो 1 ATP आप टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 ATP प्लस 2 NADPH। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसमें आ जाएगा हमारा आंसर जो है वो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, मतलब 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसे मैं क्लीन कर रहा हूं यहां से। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिंट टू ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो हिंट 2 का है वो सबको याद है, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं, जैसे उसको बार बार सीक्वेंस को याद करना, तो हम लोग उसको कैसे याद रखते हैं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है GAATTC, दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, हम लोग ऐसे न्यूमोनिक काइंड ऑफ या फनी राइम के फॉर्म में उसको गट्टासी बोल देते हैं, बोले गट्टासी। तो इस हिसाब से ये GAATTC ये एक सीक्वेंस है। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बेस पेयर्स इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका आंसर है 6। ठीक है, 6 बेस पेयर्स इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल। अरे अरे अरे, ये तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने इसको देखा होगा जब चैप्टर था ट्रांसपोर्ट, उसमें साथ ही साथ अभी की कंडीशन में एनाटॉमी में, है ना। तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का स्टोमेटा का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? स्टोमेटा का। तो आप जब एनाटॉमी चैप्टर में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें स्टोमेटा का डायग्राम मिलेगा, और स्टोमेटा के डायग्राम में हमें पता है कौन थिन वॉल, कौन थिक वॉल, इनर वॉल थिन, इनर वॉल थिक और आउटर वॉल थिन किसमें देखी जाती है? ये देखी जाती है गार्ड सेल में। और यहां गार्ड सेल कैसा होता है? बीन शेप्ड। ये बीन शेप्ड सेल दिख रहा है हमें, तो दिस इज द सेल जो कि इनर थिक वॉल वाला है और आउटर थिन वॉल वाला है, और इसी बल्जिंग और इन्हीं थिक एंड थिन वॉल के कारण ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहां पर दिस वन। ओके, तो सी ऑप्शन है इसका, यहां दिख रहा है ये सी, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सी, इसलिए सी इसका आंसर है। देखो कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का कोफैक्टर जो है ये होता है जिंक। ये भी बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल में आप देखें तो जब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग कोफैक्टर वाला, एंजाइम्स के बाद लास्ट पेज बायोमोलिक्यूल चैप्टर का कोफैक्टर के अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा
तीन टाइप के एलिमेंट्स, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, कोएंजाइम के बाद आता है मेटल आयन। मेटल आयन के अंदर जब आप पढ़ेंगे ना तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम के लिए जो कोफैक्टर की तरह बिहेव करता है, इट इज अ मेटल आयन कॉल्ड एज जिंक। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखो। द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, किसी भी एक सेल से ढेर सारे सेल्स को जनरेट करने की प्रॉपर्टी। ये तो वही चैप्टर है जिससे ओमिट हो गया था जो चैप्टर, और एक टॉपिक बोल दिया था कि ये आएगा, और उसी से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन डाल दिया, है ना। आपको याद होगा टिश्यू कल्चर जो है वो स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट में दिया हुआ है, और टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है टोटिपोटेंसी, मतलब एक सेल से जिसको कल्चर मीडिया दिया जाए, फूड न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड किया जाए, तो इट कैन जनरेट थाउजेंड्स ऑफ सेल ऑल टुगेदर। एक से हजारों सेल जनरेट कर सकता है ये, अगर इसको न्यूट्रिशन मीडिया मिले तो। सेल्स की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ये टिश्यू कल्चर टॉपिक से स्ट्रेटेजीज इन फूड एनहांसमेंट, जो एक टॉपिक उस चैप्टर से एडेड था, बाकी पूरा चैप्टर ओमिटेड था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए, राइजोपस, यूस्टिलैगो, पक्सीनिया, एगैरिकस, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? देखिए, फाइकोमाइसिटीज है एक तरह का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई के अंदर जब आप पहला क्लासिफिकेशन, उसका पहला फाइलम ओपन करोगे तो मिलेगा आपको फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल में जाइएगा तो आपको मिलेगा राइजोपस, जो कि है ब्रेड मोल्ड, मतलब ए का 3। ठीक है, ए का 3। फिर है यूस्टिलैगो। यूस्टिलैगो को देखें, यूस्टिलैगो आपको मिलेगा बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में देखेंगे तो यूस्टिलैगो इज स्मट फंगस। पक्सीनिया, पक्सीनिया रस्ट फंगस, ये भी वहीं मिलेगा आपको बेसिडियोमाइसिटीज में। और एगैरिकस मशरूम, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज में। ये तीनों डेटा आपको मिल जाएंगे एक ही फाइलम में, वेराज राइजोपस ब्रेड मोल्ड है ये फाइकोमाइसिटीज में आपको मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम फंगाई, उस टॉपिक पे मिल जाएगा आपको। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1। देखिए, A3, ए का हमने 3 किया है, B2, बी का हमने सेकंड किया है, C4, तो जो सी वाला ऑप्शन है इसका 4th है, एंड D1 सारे मैच हो रहे हैं। हाँ, अब आपको एक चीज और हम सिखाएं। देखिए, कभी भी आप MCQs में मैच द कॉलम टाइप ऑफ थिंग्स जब भी देखते हैं, तो द बेस्ट वे टू सॉल्व इट इज, आप क्या करें, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करें। हर क्वेश्चन हमें पूरा पढ़ के पूरा सॉल्व करने के लिए और पूरा टाइम खराब करने के लिए नहीं होता, हमें ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। देखिए, आपको पहले से समझ में आएगा राइजोपस ब्रेड मोल्ड है, ये बिल्कुल एकदम सारी जनता जानती है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ए का 3 है, तो ए के 3 के 2 ऑप्शन है, बाकी 2 को शुरू में एलिमिनेट कर दूंगा मैं, इनमें से आंसर हो ही नहीं सकता। अब अगला कुछ देखूंगा, इन दोनों में B2 दोनों में कॉमन है। अब C4 D1, C1 D4, मतलब C और D का खेल है, तो मैं B को तो ढूंढने भी नहीं वाला। B का तो मुझे मालूम ही है, फिर तो 2 है ना। अब C और D में से एक ढूंढो, तो पक्सीनिया, एगैरिकस। एगैरिकस सबको पता है, सबसे कॉमन मशरूम होता है, मशरूम को एगैरिकस बोलते हैं, मतलब D का 1 आएगा, तो जिसमें भी D का 1 दिखे वाला ऑप्शन टिक मार देने का। इजीएस्ट वे, हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाए जब भी आपको कोई भी मैच द फॉलोइंग या मैच द टेबल्स वाला क्वेश्चन मिले। हमेशा आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करें, तो आपको पूरे सवाल में उलझना नहीं पड़ेगा और हर एक मैच को बैठाना नहीं पड़ेगा। सही, ठीक है, आगे बढ़ते। देखो, अगला है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन, जिसमें पहला है बीटी टॉक्सिन और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राइवनेसी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको यह स्टेटमेंट मिल जाएगा इन बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जो है बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें जो सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपको जब बीटी टॉक्सिन के बारे में डिटेल दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में जब आप देखेंगे तो बीटी टॉक्सिन की डिटेल में आपको इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक कोडेड बाय जीन क्राइवनेसी, ये डिटेल इजीली देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, दैट इज बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटीन इन बैसिलस thuringiensis, however after ingestion by the insect the inactive protein protoxin gets converted into active form due to the acidic pH। अरे अरे अरे, यही गलत हो गए ये लोग, है ना। देखिए, ये यहां पर गलत हुए हैं। अल्कलाइन पीएच होता है इंसेक्ट्स के गट का, इंसेक्ट्स के टमी का अल्कलाइन पीएच होता है, तो उसी से एक्टिवेशन होता है। अगर एसिडिक पीएच से एक्टिवेशन होता तो ह्यूमन की स्टमक में भी जाके एक्टिवेट हो सकता था और हमें भी हार्मफुल रिस्पॉन्सेस जनरेट कर सकता था, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भी रिलीज हो सकते थे। बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमारा स्टमक एसिडिक है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? एसिडिक है। स्टिल ये हमारी बॉडी में कोई
एक्शन शो नहीं करता। बीटी टॉक्सिन किसी भी मैमल, बर्ड या किसी भी बड़े एनिमल के लिए हार्मफुल नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द पेस्ट, और वो भी ऐसे पेस्ट जिनका गैस्ट्रिक कंडीशन या गट कंडीशन अल्कलाइन होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते देखो। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो 1 ट्रू 2 फॉल्स किस में दिख रहा है हमें? स्टेटमेंट 1 ट्रू 2 फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? ये चीज मॉर्फोलॉजी में मिलेगी आपको। मॉर्फोलॉजी में जब आप फ्लावर के डिस्क्रिप्शन पे पढ़ने जाएंगे तो वहां आपको मिलने वाला है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, उसकी सिमेट्री को लेकर। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक की बात की मतलब रेडियल सिमेट्री, जो कि देखी जाती है धतूरा में। ये एग्जांपल दिया है एक्टिनोमॉर्फिक की, मतलब धतूरा की एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। और बाकी 3 जो एग्जांपल्स है, केशिया, पाइसम एंड सस्बेनिया, इन सब का जो है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called as। जहां पर भी किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेशल केयर दी जा सके और उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दिया गया है। कायदे से देखें तो ये है ex-situ कंजर्वेशन, लेकिन ex-situ यहां पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है मुझे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ही टाइप होता है इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू तो दिया हुआ है, बट उसको उसके हैबिटेट में रखते हैं तो इन सीटू, हैबिटेट से बाहर निकाल लेते हैं तो एक्स सीटू। सही है। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऐसा कुछ होता नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, जिसका कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से कुछ खासा लेना देना नहीं है। इस हिसाब से आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है ना। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि दे आर, वेलिस्नेरिया आर एबायोटिक कंपोनेंट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर है वेलिस्नेरिया। इसी कारण से यहां पर वेलिस्नेरिया कलरफुल क्यों होगा? जब तक कि एक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, बर्ड किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसमें नेक्टर भी क्यों होगा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का चांस ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब एक वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर अगर यूज किया जा रहा है तो वहां पर कलर और नेक्टर का कोई रोल ही नहीं है। एबायोटिक स्ट्रेसेस या एबायोटिक कंडीशन से, एबायोटिक मेथड से ये पॉलिनेशन कर रहा है, तो वहां पर किसी भी चीज के लिए इंसेक्ट को ल्योर करने की तो जरूरत ही नहीं है। इसी कारण से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। यस, दे आर इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। नेक्स्ट आएगा पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। तो ये भी सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही हो गए। लास्ट क्या है? इन सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। अच्छा, जो मैंने एलिमिनेशन मेथड बताई थी आपको कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया करो, यहां पर भी काम कर सकती है क्या? बोलो जल्दी। यहां पर कैसे काम कर सकती है? आप देखें कि फर्स्ट वाला तो गलत हो ही गया है, पूछा गया करेक्ट है, तो मैं ये देख लूं कि ए ऑप्शन किस में है, तो वो हो नहीं सकता। इन दोनों में है, हो नहीं सकता। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, ये है सी डी ई, ये है बी सी डी ई, इसमें बी है, तो बी क्या करेक्ट है, बस वो और नोट कर लूं। बी मुझे करेक्ट लग रहा है क्या? बी नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, समझ में आया? आप लोग इस तरह से ऑप्शंस को यूज करके कई बार आंसर को बहुत क्विकली गेन कर सकते हो, बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो कि आंसर आपको जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, जल्दी से आंसर गलत वाला लगा दो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। जब भी लैक्टोज का नाम सुनते बच्चे सीधा बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे चले जाते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। आप याद करें, जब आपने लैकोपेरॉन मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें 3 पार्ट्स बताए, Z, Y, A। कौन कौन से हिस्से बताए उसके? जो स्ट्रक्चरल जीन है Z, Y, A, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बनाता है Y वाला जो बनाता है परमिएज, और A पार्ट बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, उसका हाइड्रोलिसिस करता है। जो Y वाला पार्ट है ये परमिएज बना रहा है, और परमिएज का काम है
इसका मेम्ब्रेन से ट्रांसफर करना, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट टू द सेल बाय एक्शन ऑफ। तो सीधी सी बात है, यहां ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, ना कि लिसिस की। सही है, यहां पर किसकी बात की गई बच्चा? ट्रांसपोर्ट की, ना कि लिसिस की। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर होगा वो होगा परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। इसमें सबसे पहले देखिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, फिर है सैक्चरोमाइसिस सेरेविसी। अरे अपना ईस्ट क्या करता है? ईस्ट के छोटे मोटे काम है, एक तो अल्कोहल बनाता है, दूसरा क्या बनाता है? ये डो मेकिंग में काम में आता है ना? डो मेकिंग में काम में आता है, अल्कोहल बनाता है, यही काम है ना मेन जनरल, हम यही पढ़ते हैं इसके। तो सैक्चरोमाइसिस सेरेविसी का काम यहां पर इथेनॉल मेकिंग। तो मतलब बी का 1 किस में दिख रहा है? बी का 1, 3 ऑप्शंस में बी का 1 है, मतलब और फिल्टर करना पड़ेगा। ओके, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इसके नाम से ही थोड़ा थोड़ा हिंट नहीं मिल रहा आपको? वैसे तो याद ही होता है सबको, बट ब्यूटाइलिकम से आपको पता चल रहा है ये ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा। तो ए का 3 होना चाहिए और बी का 1 होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन कितने? ए का 3 बी का 1 इसमें है, ए का 3 बी का 1 इसमें है, और ये दोनों में नहीं, तो ये दोनों तो हट गए। हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, इनमें अब है C2D4 C4D2। ये चेक करते हैं अब हम लोग, देखें तो इसमें सी क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और इधर बचे कौन कौन है? स्ट्रेप्टोकाइनेज और साइक्लोस्पोरिन। तो जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ना, ये बनाता है साइक्लोस्पोरिन है, और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाता है। तो डी का 2 आना चाहिए। डी का 2 किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सही। ये सब जो कंपोनेंट्स है, ये आपको वो एंटीबायोटिक वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल दिया है। तो किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर उसके आगे का पूरा जो पार्ट है, उसमें आप जब आखिरी पैराग्राफ तक आओगे, एंटीबायोटिक वाले पैराग्राफ में आखिरी पैराग्राफ तक आओगे, तब आपको ये सारी डिटेल एक साथ वहीं पर मिल जाएगी अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकस एंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इन दोनों के बारे में तो हम इन जनरल जानते हैं। फिर सही, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ वर्हल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dN/dt बराबर Rn k माइनस n अपॉन k। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपने बहुत सारे टेस्ट्स में भी देखा होगा, कुछ दूसरी बुकलेट्स में भी देखा होगा। बहुत पॉपुलर काइंड ऑफ सा क्वेश्चन है। पूछ लिया कि k क्या है, इस इक्वेशन में k पूछा है। k सबको पता है, कैरिंग कैपेसिटी को बोलते हैं k, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वहां पर जब आप लॉजिस्टिक ग्रोथ, उसमें 2 टाइप की, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उसमें जो ये डिफरेंशिएशन वाली जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसमें आप देखेंगे तो आपको k की वैल्यू बताई गई है, कैरिंग कैपेसिटी नीचे लिखते हैं ना, जैसे कोई भी एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं वेयर, फिर हर एक सिंबल का इंडिकेशन लिखते हैं कि वो क्या मीन करता है। यहां पर भी लिखा हुआ है क्लियर एनसीईआरटी में कि k रिप्रेजेंट्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सीजन। देखो आपको याद होगा, ऑक्सीजन वीडीसाइड की तरह यूज करते हैं। ये आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मिलेगा, जहां ऑक्सीजन के बारे में डिटेल है। ऑक्सीजन के बारे में जहां डिटेल है उस पैराग्राफ में आपको 3-4 पैराग्राफ बाद, मतलब 2 पैराग्राफ बाद तीसरे चौथे पैराग्राफ में लगभग कुछ होगा, आफ्टर हाफ ऑफ इट। तो उसमें लिखा है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ वीडीसाइड, बट ये किसके लिए वीडीसाइड की तरह काम करेगा? ये ओनली डाइकॉट प्लांट्स को मारता है, मोनोकॉट प्लांट्स को डैमेज नहीं पहुंचाता। एंड ग्रास इज अ मोनोकॉटिलिडन, तो इसलिए मोनोकॉट प्लांट को इसका कोई स्पेसिफिक डैमेज रिपोर्ट नहीं होगा। ये इसका आंसर है। तो थर्ड वन विल बी द आंसर, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स। एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की है ना, उस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर which is destined to form root when the seed germinates। आप फिगर में आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन आपको ये भी इंपॉर्टेंटली पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसमें से कौन सा पार्ट इसकी रूट्स बनाएगा? तो डी, ये तो हो गया हमारा रूट के ऊपर का कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा रूट बनाता है क्या? नहीं। कौन बनाता है फिर? रेडिकल बनाता है। तो उसके जस्ट अंदर होता है रेडिकल वाला पार्ट, ये रहा वो, है ना, मतलब सी आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन हुआ सी। ठीक, अगले पे आते हैं। देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू, जो कि गलत है। सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में ये चीज आपको मिल जाएगी। एनाटमी नहीं, हाँ
एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर में जब आप टिश्यूज के बारे में डिटेल पढ़ोगे तो आपको उसमें सबसे पहले आप सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते हो, परमानेंट टिश्यू को। तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल टिश्यू के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से स्क्लेरेन्काइमा अकेला है जो डेड होता है और पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा दोनों लिविंग सेल्स होते हैं। दैट्स व्हाई पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके पास वेसल एज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है। यह चीज आपको एनाटॉमी में भी पढ़ने को मिल सकती है, एज वेल एज जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसके अंदर एंजियोस्पर्म्स की डिटेल में भी आपको सेम थिंग पढ़ने को मिल सकती है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? तो इसके हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ट्रू, फॉल्स, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। These are regarded as major cause of biodiversity loss. Biodiversity loss किस कारणों से होता है? तो ये हमें मिल जाएगा लास्ट वाला चैप्टर हमारे 12th की एनसीईआरटी का, जिसमें हमें एक्सप्लेन्ड है अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उस चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस करके एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, उसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन 4 में से ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक है, फिर हैबिटेट लॉस एक है, ठीक है ना, और कौन सा बच गया? एक ये को एक्सटिंक्शन है, एक के गायब होने से दूसरे का भी गायब हो जाना। खाना चले गया तो मेन ऑर्गेनिज्म भी, दूसरा चीफ ऑर्गेनिज्म भी गायब हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द एनवायरमेंट या इकोसिस्टम। ओवर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो चले जाएगा। को एक्सटिंक्शन, मान लो एक एरिया है जिसमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट ग्रो होते हैं और उन प्लांट पे कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स उसी के सीड खाती, बाकी कुछ नहीं खाती। तो अगर वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ये बर्ड्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इन पे फीड करने वाले दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एक के एक्सटिंक्ट होने से दूसरे का एक्सटिंक्ट हो जाना इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन, जो यहां पर हो रहा है। अगला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन से क्यों कोई एक्सटिंक्ट होगा? कोई एक मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस म्यूटेशन से तो नहीं हो सकता। म्यूटेशन से नई पॉपुलेशन या नई टाइप की स्पीशीज का जनरेशन हो सकता है, या कोई एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशीज अपना पूरा का पूरा फॉर्म बदल सकती है, अपना पूरा का पूरा स्पीसिएशन कर सकती है अपने इंप्रूवमेंट एंड एडाप्टेशन के लिए। माइग्रेशन, अगर माइग्रेट भी कर जाएगी तो वो हैबिटेट, उसका हैबिटेट से जाना हुआ एक तरह से, और पूरी पॉपुलेशन तो माइग्रेट नहीं करेगी, हो सकता है कुछ चंक करे। इसी हिसाब से जब आप उस पैराग्राफ को देखोगे तो उधर 4 रीजन दिए, जो उनमें से 3 आपको यहां दिख रहे हैं साफ साफ। इस हिसाब से आंसर है ए, बी एंड डी। ए, बी, डी किधर है? ये रहा, तो 4th ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। फंगाई को क्लासिफाई करने के लिए क्या एक क्राइटेरिया नहीं है? इसका आंसर आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम फंगाई में फाइकोमाइसिटीज की जो हेडिंग डली है ना ब्लू कलर से, एनसीईआरटी 11th, उससे जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, उसमें 3 आपको मिल जाएंगे। क्या क्या मिल जाएंगे बताओ? क्या क्या मिल जाएंगे उसका? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम मिल जाएगा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मिल जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें पता है सारी फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक में भी स्पेसिफिकली दोनों टाइप का, दैट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक भी नहीं होता, फंगाई होलोजोइक शो नहीं करती। यही दोनों मिलने वाले, दैट्स व्हाई इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करना नहीं पॉसिबल है। इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो होगा सेकेंड, क्योंकि नॉट पूछा है। सही, आगे बढ़ते देखो। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी। अब देखें, ये दोनों डायग्राम आपको मॉर्फोलॉजी में मिलने वाले हैं, पूरे ये जो डायग्राम्स हैं आप देखना, ये और ये दोनों डायग्राम आर फॉर पेरीगाइनस। मॉर्फोलॉजी में जब फ्लावर में गाइनोशियम समझाया गया, एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम समझाया गया, तो गाइनोशियम वाले पार्ट में आपको ये दोनों डायग्राम देखने को मिलने वाले हैं। और इन दोनों डायग्राम्स के अंदर यही कॉमन है कि दोनों पेरीगाइनस है। ठीक है, एपिगाइनस होता तो ओवरी, ये उसके नीचे थैलेमस, और ये इसके नीचे से ग्रो हो रहा होता, जो भी ग्रो हो रहा होता इस टाइप से। जब इस टाइप की कंडीशन आती है ना, तब इसे हम बोलते हैं
हाइपोगाइनस। बट जब ये इसके सेम लेवल पे ग्रो करे तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिगाइनस। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? पेरिगाइनस। ओके, क्या हो गया इसको? ठीक, तो अब अगले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है? जीईएसी? नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ? बिल्कुल नहीं। एफओएम? नहीं। कौन करता है? आईयूसीएन करता है। ठीक है, आईयूसीएन रिलीज करता है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इनकी लिस्ट, जिससे हमें पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और वो क्या खतरे में है टू गेट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। इस चीज के लिए ये लिस्ट फॉर्म करता है आईयूसीएन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? ठीक है, अगर एक एलियन ऑर्गेनिज्म में कोई पीस ऑफ डीएनए भेज दिया गया तो उसका क्या फेट होगा? देखिए, एलियन पीस डायरेक्ट भेज दिया गया, प्लाज्मिड के साथ नहीं भेजा गया है। अगर होता तो ये यहां मेंशन करते हैं। सीधा बोला है ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड टू द एलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान दें, यहां ओनली वर्ड जो है वो है वर्ड ऑफ फोकस। यहां हमें इस वर्ड पे फोकस करना है, ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, बाकी कुछ नहीं है उसके साथ, मतलब प्लाज्मिड उसके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं भेजा गया, ना ओआरआई भेजा गया, ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट भेजी गई, ना कोई रिकॉग्निशन साइट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस हिसाब से पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, और ही नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेगा? मे बी अगर सेल उसको अपने जीनोम की तरह एक्सेप्ट कर ले तो मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन हर सेल थोड़ी करेगा, ये तो रेयरेस्ट चांस है, कभी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा, है ना। यहां ओरिसाइट के बिना वो इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, और इंडिपेंडेंटली तो मल्टीप्लाई वैसे भी नहीं करता, उसको पहले उसके क्रोमोसोम का पार्ट बनना पड़ेगा, जो होस्ट सेल है उसके, तब जाके काम हो सकता है। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, यस इट मे गेट, बट इसके चांसेस बड़े कम होंगे। व्हाई? बिकॉज इसमें सेल का क्या फायदा? होस्ट सेल, व्हाई वुड द होस्ट सेल एक्सेप्ट एन एलियन पीस ऑफ डीएनए जो उसके काम का ही नहीं है, जो उसे कुछ बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा, इसीलिए मे गेट। ठीक है ना। अगला, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, तो यहां होस्ट डीएनए के साथ ये इनहेरिट हो सकता है और आगे चल के कंबाइन हो सकता है और उसके जीनोम का पार्ट बन जाए, ये मैंने बोला ही था अभी शुरू में ही। तो ये दोनों पॉइंट्स करेक्ट लग रहे हैं मुझे अभी तक। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, एलियन पीस ऑफ डीएनए क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि बन सकता है ना, इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली रॉन्ग। आंसर है बी एंड सी, बी एंड सी दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड इज द आंसर। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले इस पे आते हैं कि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर कौन कौन सा पॉइंट सही है, ये जानना है हमें। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। यस, किसी भी एक पेयर में एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव इन जनरल हो सकता है, सही है। नेक्स्ट आ जाएगा, alleles do not show an expression and both the characters appear as such in F2 generation। सेम तो नहीं अपियर होते, alleles जो होते हैं एक्सप्रेस F2 जनरेशन में अलग अलग तो कर देते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? F2 जनरेशन में उनका कैरेक्टर्स का अलग अलग अपियर होना, विच इंडिकेट्स कि इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है, दे आर सेपरेट कैरेक्टर्स, ये चीज दर्शाता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया है गलत। अगला क्या है? फैक्टर्स ऑकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स। जनरली नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स में फैक्टर पेयर्स में ही होंगे, सीधी सी बात है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी पेयर है ना, तो पेयर्स में पाए जाते हैं। सही पॉइंट है, मतलब ए और सी सही है, बी गलत है। द डिस्क्रीट, ए सी किस में दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ए सी इसमें है, ए सी इसमें, ए सी इसमें, अभी तो सब में ही है। आगे देखते हैं। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। सही बात है, हम लोग जीन को पहले फैक्टर कहा करते थे। मेंडल ने जो नेम सजेस्ट किया था फॉर द जीन्स इज फैक्टर, इसीलिए वाला पॉइंट भी करेक्ट है। और डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं और कंट्रोल करते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को। सीधी बात है, हाइट ऑफ प्लांट हो गया, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉड हो गया, ये सब कैरेक्टर किससे रेगुलेट हो रहे हैं? ये सब जीन्स से रेगुलेट हो रहे हैं, जिनको हम अल्टीमेटली फैक्टर ही तो कहते हैं। द एक्सप्रेशन
of the expression of only one of the parental character is found in the monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट का एक ही कैरेक्टर दिखता है. सही बात है. आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटरैक्ट करते हैं. F1 जनरेशन मतलब उनके जस्ट ऑफस्प्रिंग्स, उनके अंदर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट्स मिलते हैं सारे, जिसका मतलब सारे के सारे टॉल होंगे. सारे टॉल होंगे मतलब उन्होंने एक ही पेरेंट का कैरेक्टर पिकअप किया. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दे पिक वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर. तो ये सही बात है. इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा जिसमें ए मतलब बी गलत हो और बाकी सारे सही हो. तो ए सी डी ई दिख रहा है कहीं? ये रहा सेकंड ऑप्शन. इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ. ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स. वो जो एंजाइम वाला पार्ट है ना, एंजाइम में इनहिबिटर्स वाला पार्ट आपको जब मिलेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड ऑल, वहां आपको ये पार्ट मिल जाएगा. इनहिबिशन का काम है. और मेलोनेट जो होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सक्सिनेट से, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से उसकी प्रेजेंस में वो मतलब जब जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है मेलोनेट से रिएक्ट कर जाएगा और फिर ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करेगा. इस तरह से ये सक्सिनेट को रिएक्ट नहीं करने देगा. ये उसका कॉम्पिटिटर है क्योंकि उससे सिमिलर इन स्ट्रक्चर है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसको कहते हैं? जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है. सही. बढ़ते हैं आगे. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cell is an example of. ये आपको लग रहा होगा कि ये सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित क्वेश्चन यहां कैसे पूछ रहे हैं ये लोग. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम चैप्टर तो ओमिट है ना, वाला पार्ट तो ओमिट है ना चैप्टर का, सेकेंडरी ग्रोथ तो हटा दिया गया है. फिर ये कैसे आया? क्योंकि ये उस टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं है बच्चा लोग. ध्यान दो. ये जो क्वेश्चन है ये है from the plant growth and development, differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Differentiation, de-differentiation, redifferentiation, ये तीन टॉपिक्स हैं. आप जब देखेंगे डिफरेंशिएशन का मीनिंग किसी भी सेल का डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लूज करके अपना फंक्शन अक्वायर करना. एक एपाइकल मेरिस्टेम को स्टेम बनाने के लिए या उसका कुछ पार्ट बनाने के लिए कन्वर्ट हो जाना इनटू जाइलम, फ्लोएम और पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, किसी में भी किसी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना, टेम्पररी टिश्यू का. फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो जन्म लेता है, कोई सेल बना, पैदा हुआ, तब से उसका कन्वर्जन इनटू अ यूजफुल सेल और अ फंक्शनल सेल इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. अपना फंक्शन लूज करके वापस से डिविजिबिलिटी को अक्वायर करना इज डी डिफरेंशिएशन, और फिर से डिविजिबिलिटी को छोड़कर अगेन अपने फंक्शन पे शिफ्ट करना इज रीडिफरेंशिएशन. आपको तीनों का मीनिंग समझ में आया? यहां क्या हो रहा है, एक पेरेन्काइमा सेल जो ऑलरेडी फंक्शनल है, अब ये अपना फंक्शन लूज करके वापस से कैम्बियम मतलब मेरिस्टेम बनने जा रहा है. इट सिंपली इंडिकेट्स डी डिफरेंशिएशन, इसलिए आंसर इज डी डिफरेंशिएशन. ठीक है. मीनिंग समझ में आना चाहिए हमें. ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर बता दो तो वो तो लिखे हुए हैं डायरेक्ट देख लो, लेकिन नहीं, हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हर एक का क्या रीजन है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है. स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स फ्रॉम क्रोमोसोम ड्यूरिंग, तो किससे कब जुड़ते हैं? मेटाफेज. सीधा लिखा है. जब आप माइटोसिस पढ़ोगे मेटाफेज का पैराग्राफ देखोगे, मेटाफेज के पैराग्राफ में नीचे 2 पॉइंट लिखे 1 2 करके, जहां पैराग्राफ एंड होता है और उसके बाद एनाफेज चालू होता है. एनाफेज से जस्ट पहले 2 पॉइंट्स लिखे, उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, मिल जाएगा आपको ये. ठीक है. ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज, अब ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट टॉपिक, उसके अंदर जब आप स्टडी करोगे इन चैप्टर, कौन सा चैप्टर था वो? स्पीशीज रिचनेस एंड ऑल, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप देखना तो आपको मिलेगा अबाउट द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के अंदर जब आप नीचे की तरफ जाओगे, पेज एंड हो रहा होगा, उस जगह चालू होगा ये पैराग्राफ और उसमें आपको ये सब लाइंस मिल जाएगी. इसमें से मोस्ट ऑफ जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस हिसाब से देखो. पहली लाइन पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन. बहुत टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड रहा. सही बात है. अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे अर्थ का तो ये ऐसे डिवाइडेड है कुछ रीजन्स में. ठीक ठीक. ये इक्वेटर के नियरेस्ट वाला जो रीजन है यहां पर ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता. ये वाला रीजन टेम्परेट होता है और ये जो है ये पोलर रीजन होता है. ठीक है. आउटर रीजन ये हो जाएगा पोलर. ठीक है. दिस रीजन विल बी द टेम्परेट, और जो ये सेंटर वाला पोर्शन है दिस इज ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल रीजन की जो डिस्टेंस है अर्थ की टू द सन ज्यादा
चेंज नहीं होती। यहाँ टेम्परेचर जो है हमेशा इसलिए क्लोज रेंज में रहता है। यहाँ दोनों प्लेसेस पर टेम्परेचर हाईली वेरी करता है, टेम्परेचर बदलता है, कभी बहुत ज्यादा ठंडा, कभी बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर की स्केल बड़ी है, रेंज बड़ी है, दैट्स वाई वहां पर टेम्परेचर डिफरेंसेस आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। वेयर एज ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर की स्केल छोटी है, ज्यादा डिफरेंस इन टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। इस हिसाब से फर्स्ट पॉइंट जो हुआ वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा बी, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, सीजनल ज्यादा होता तो टेम्परेचर रेंज ज्यादा होती, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल, अरे इक्वेटर से नियरेस्ट रीजन है तो सोलर एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट्स नीचे स्पेशलाइजेशन, जब टेम्परेचर और एनवायरमेंट कांस्टेंट होता है तो उसका नीचे बन जाता है वो एरिया, सही बात है। ये भी पॉइंट है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, सेम पैराग्राफ जो मैं बता रहा हूं ना आपको ट्रॉपिकल के बारे में, उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, यस इट इज मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। टेम्परेट जितना ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, वैसे ही पोलर भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। इसका आंसर आ जाएगा 1, दैट इज ACDE, ACD एंड E, ये सारे करेक्ट है, बी गलत है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लेप्टोटीन स्टेज में विजिबल हो जाते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये आपको मिल जाएगा, चलो मैं बता देता हूं, मियोसिस 1। जहां मियोसिस 1 के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस जगह पढ़िएगा तो आपको उसमें मिलेंगे अलग अलग स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस है पर्टिकुलर, उसकी सब स्टेजेस होती है, क्या क्या होती है याद करो जल्दी से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये स्टेजेस होती है। लेप्टोटीन इज द फर्स्ट स्टेज और उसी स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज करेक्ट। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन अभी आ गए सेकंड लास्ट स्टेज पे, रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यही उसी पैराग्राफ में नीचे नीचे की तरफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिया है ना, उसके थोड़ा सा और नीचे, उसके जस्ट अगली लाइन देखना, ये पॉइंट भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ ट्रू फर्स्ट वाला। न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल ल्यूकोप्लास्ट गोल्जी apparatus, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स कहां बनेंगे बताओ, ग्लाइकोलिपिड्स इन जनरल कौन बनाएगा? फिर इधर है ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टवील, कार्टवील जैसा ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा है मैंने बताओ? सेंट्रियल में, पहला मिल गया। ल्यूकोप्लास्ट, अरे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है फूड स्टोरेज का, क्या क्या स्टोर करता है? स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे तो अमाइलोप्लास्ट, फिर प्रोटीन स्टोर करे तो एल्यूरोप्लास्ट, और फैट स्टोर करे तो इलेयोप्लास्ट। यहां पर मतलब ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज का। यहां कोई स्टोरेज वाला कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन? फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, ये लास्ट वाला, ये हो गया एक मैच। फिर है साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है। ये सेल वाला जो चैप्टर ना, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर आप न्यूक्लियस में पढ़ोगे ये वाला पॉइंट, न्यूक्लियस में मिल जाएगी आपको ये चीज सेम। ठीक है, सेंट्रियोल कार्टवील लाइक होता है, ये न्यूक्लियस से जस्ट पहले आपको सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम के बारे में दिया है, ये वहां मिल जाएगी लाइन। ल्यूकोप्लास्ट, ये आपको प्लास्टिड्स में मिल जाएगी ये लाइन की स्टोरेज करता है, जो मैंने बोला प्लास्टिड्स में देखना, उस जो पेज पे प्लास्टिड दिया है उसकी लास्ट लाइन पढ़ना, बिल्कुल सेकंड लास्ट एंड लास्ट लाइन, वहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक, एक ही बचता है फिर तो, कौन बच गया कौन बच गया? ये रहा गोल्जी apparatus फॉर द 1। मुझे नहीं याद आ रहा था कि डी का 1 है, बट बाकी सारे पता थे तो उस हिसाब से मैंने टेबल बना ली। मैच द कॉलम करने का ये भी एक अच्छा तरीका, इजी तरीका है। देखें तो ये जो मैच हो रहे हैं इस हिसाब से कौन सा आंसर आना चाहिए? देखो ए का 3 जा रहा है, बी का 2 जा रहा है, सी का 4 जा रहा है और डी का 1 जा रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सही चल रहा है अभी तक? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पार्ट आ गए हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 30 क्वेश्चन कर लिए, 20 और बच रहे हैं, करते जल्दी से खत्म। देखो, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुलिफॉर्म सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? याद करो याद करो, बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो लीफ की कर्लिंग करवाते हैं। जब वाटर स्ट्रेस में होती है लीफ, जब भी वाटर की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तब ये लीफ को कर्ल करते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया घट जाए। सरफेस एरिया घट जाता है तो फिर वाटर का ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने का मैकेनिज्म है एक तरह से, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का मैकेनिज्म है। तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ ऑफ मोनोकॉट, और हाँ सही बात है मोनोकॉट्स में ही होते हैं बुलिफॉर्म, डाइकॉट लीफ में नहीं होते। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका।
फिर भी बाकी देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस, नहीं, वाटर स्ट्रेस होता तो ये करेक्ट हो जाता। इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट, इसका फोटोसिंथेसिस से क्या लेना देना, उल्टा ये कर्ल हो जाएगा, स्टोमेटा जो होंगे कवर्ड हो जाएंगे, उनसे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा, तो एक तरह से फोटोसिंथेसिस रेट तो स्लाइटली फॉल होना चाहिए। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर्स, शुगर स्टोरेज का तो ऐसा कुछ इसका रोल है नहीं, स्टोरेज का काम नहीं करता ये। पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन, अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग है ना, फर्स्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले पे आ रहे हैं द पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन। पिंक फ्लावर कैसा होता है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है। मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूं यार, इसको ढंग से लिखना चाहिए, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, हमने ले लिया ये पिंक वाला, किससे क्रॉस बोल रहे हैं इसका, ये विद अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन। रेड फ्लावर कैसा हो जाएगा, कैपिटल आर, ये हो जाएगा रेड। इनका क्रॉस करो, गिमिट्स बनाओ, ठीक, ये बने इनके गिमिट्स। इनका जब क्रॉस करूंगा ना तो मुझे रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेंगे, जिसमें 2 होंगे रेड और 2 होंगे पिंक। ये दोनों हो गए पिंक, ये दोनों हो गए रेड। कोई डाउट, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या मिले मुझे, 2 रिजल्ट मिले, रेड एंड पिंक। देखते हैं किस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट बैठ रहा है। ओनली रेड फ्लावर प्लांट, नहीं, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, हाँ यही हो रहा है। ओनली पिंक, नहीं, रेड पिंक और व्हाइट का मिला, नहीं मिला ना, तो ये नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा आंसर है जिसमें रेड और पिंक दोनों मिले, मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे आए, देखिए इसको हटा दिया जाए, अब हटा रहा हूं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रीजन्स ऑफ डीएनए एंड दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड, सीधी सी बात है, हमें यह देखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है जहां पर एंड हो रही है, उस हिसाब से उसमें कितनी साइट्स है। तो हमें याद है कि किसी भी डीएनए सैंपल पे एक साइट होती है प्रमोटर, एक होती है टर्मिनेटर और उनके बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। 3 साइट्स होती है, सही है ना। तो ये तीनों दिख रही है क्या कहीं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये रहा, इसी सीक्वेंस में बोला था और इसी सीक्वेंस में मिला है हमें, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आएगा इसका, ठीक। ये था फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। आगे बढ़ रहा है। इन प्लांट ब्लैक सीड कलर, कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों हो सकता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इज डोमिनेंट। और फिर एक सीड जो व्हाइट सीड है वो है स्मॉल बी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, मतलब इन दोनों में से क्या जीनोटाइप है ये पता लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी क्रॉसेड, ठीक है। हम किससे क्रॉस करें इसका, जो हमें इसका जीनोटाइप पता चले। जीनोटाइप पता लगाने के लिए मेंडल सर ने कोई टेक्निक बताई है क्या, हाँ एक टेक्निक बताइए, क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, जो भी होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, सीधी बात है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला कोई प्लांट है या फिर कोई भी जो जीन है उसका हम क्रॉस करके देखते हैं विथ रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि अननोन वन का क्रॉस करवा दिया जाता है विद द होमोजाइगस रिसेसिव, ताकि अगर इसका रिजल्ट 100% आता है, 100% डोमिनेंट आता है, सीधा क्लियर हो जाता है कि ये जो था इट वाज होमोजाइगस। लेकिन अगर रिजल्ट 50-50 आता है, 50% डोमिनेंट रिजल्ट आया और 50% रिसेसिव रिजल्ट आया, तो इट इंडिकेट्स, एक मिनट, रिसेसिव रिजल्ट आया तो इट इंडिकेट्स कि वो हेटेरोजाइगस था। इससे पता चल जाएगा। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं, किससे क्रॉस कर रहे हैं, स्मॉल बी, ये रहा आंसर सेकंड, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपरली, मुझे पता है आप लोगों को और जल्दी समझ में आ जा रहा होगा, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स बिल्कुल एकदम नए हैं, आगे जाकर इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। आप चाहें तो इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन इज बायोसिंथेटिक फेस। बायोसिंथेटिक फेस के अंदर क्या होता है, एटीपी एनएडीपीएच यूटिलाइज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उनकी एनर्जी से। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, सनलाइट की एनर्जी से एटीपी एनएडीपीएच का सिंथेसिस हो रहा था।
डार्क रिएक्शन में क्या होगा, एटीपी NADPH के कंजम्पशन से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। मतलब क्या क्या लगेगा, CO2 लगेगा, ATP लगेगा, NADPH लगेगा, लाइट क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है, तो क्या क्या लगेगा, CDE का कोई ऑप्शन है, 3 है, मार दो जल्दी से, ये रहा, सही है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो, मैच द लिस्ट 1 and 2, जिसमें आ जाएगा सबसे पहले 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। इसका मैच किससे होगा, एक ही जीन के कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स, इसको अलील बोलते हैं क्या, जैसे कि ये देखो कैपिटल T स्मॉल t, या फिर कैपिटल T कैपिटल T। सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, दो अलग अलग फॉर्म्स में है और एक ही जीन का हिस्सा है। इनको इसीलिए इसको अलीलिक पेयर भी बोलते हैं पूरे को, लेकिन एक इंडिविजुअल को अलील कहते हैं और पूरे को अलीलिक पेयर। जीन और अलीलिक पेयर एक ही चीज होती है, लेकिन उसका एक सिंगलेट इज अलील, दैट्स व्हाई ये मैच होगा विथ अलील, सही है ना। और इससे हमें क्लियर हो गया कि आंसर इज दिस वन, क्योंकि देखो बाकियों में A3 तो है ही नहीं, सिर्फ एक से ही क्लियर हो गया हमें, पहले वाले से ही। फिर भी हम लोग बाकियों को डिस्कस करेंगे। देखो, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट की F1 प्रोजेनी से क्रॉस कर रहे हैं तो दिस इज टेस्ट क्रॉस ना। देखो आप, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का अगर किसी भी F1 प्रोजेनी से क्रॉस है तो टेस्ट क्रॉस ही तो है, तो इस हिसाब से B का आ जाएगा 4। फिर आ जाएगा C पे, तो क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से, तो ये बैक क्रॉस होता है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये प्लॉइडी शो कर रहा है यहाँ पर, सेट एंड प्लांट, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से इस तरह से करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से करेक्ट रहा। अगले पे आते हैं, द DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, चलिए ठीक है, यहां पर इसे थोड़ा सा एक ब्रेक देते छोटा सा, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अब सेक्शन बी चालू हो गया है। सेक्शन बी के अंदर हमें देखना है कि इसमें से देखो हम क्या है, 20 क्वेश्चन है, 15 करने हैं? नहीं, कितने, 15 है, 15 में से 10 करने हैं। हाँ यार 15 में से 10 करने हैं, सॉरी 15 में से 10 करने हैं। तो हम पूरे 15 डिस्कस कर लेते हैं, जिसने जो किया होगा उसको काम आ जाएगा। फिर भी हमें एज स्टूडेंट हमें सारे क्वेश्चन पता तो होने चाहिए ना, हम अटेम्प्ट कुछ भी करें लेकिन पता होना चाहिए कि हम कौन से क्वेश्चन हैं, क्या है, कैसा है, सारा नॉलेज हमें पता होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए कैसा होता है? देखो ऑप्शंस में क्या दिया है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड, नहीं नहीं नहीं, सर्क्यूलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। आपको पहला ऑप्शन पढ़ने का इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पता चल जाता है वो किस ओरिएंटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, किस तरह का आंसर वो लोग डिमांड कर रहे हैं। यहां उनका आंसर चाहिए था उन्हें कि वो लीनियर होता है या सर्कुलर होता है या सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड होता है। हमें पता है क्लियर कि वो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है, वही ऑप्शन ढूंढ देंगे और टिक मार देंगे जल्दी से, सही है ना। देखें ये चीज आपको मिलेगी चैप्टर सेल वाले में, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड समझाया गया है। उसमें प्लास्टिड की लास्ट पैराग्राफ में बिल्कुल आखिरी की 3-4 लाइंस में मिल जाएगा आपको ये पार्ट, कि उसका जो डीएनए है ना डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। लास्ट 3-4 लाइंस के विदिन ही कहीं होगा, वो वहीं मिलेगा। ये आ जाएगा अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, दैट इज मैच लिस्ट 1 and 2। लिस्ट 1 में दिया रॉबर्ट में, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, पॉल एलरिच, साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और इधर इनकी डिस्कवरी दे दी। ओके तो सबसे पहले रॉबर्ट में कौन थे, क्या किया था इन्होंने? रॉबर्ट में ने एक एस्टिमेशन दिया था, साइंटिफिक एस्टिमेशन दिया था कि दुनिया भर में कितनी बायोडाइवर्सिटी हो सकती, कितने ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो ए का आ जाएगा 3, ए का 3 किस में दिख रहा है? 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, बाकी दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूं मैं जल्दी से। ये भी गया और ये भी गया। फिर आ जाएगा नेक्स्ट बी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, ठीक, इससे हमें पता चल गया ये है। और फिर अगला पॉल एलरिच की थ्योरी तो आपको सबको ही पता है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। वो एरोप्लेन में से एक एक पीस निकाल के ले जाने वाली, जितने पैसेंजर आएंगे एक एक पीस ले जाएंगे। किसने बोला था ये सब? पॉल एलरिच ने बोला था। तो इसीलिए इनकी हो गई। लास्ट बच रहा है डेविड टिलमैन, दैट विल बी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, सॉरी ये उल्टा कर दिया क्या, कहाँ है? इधर आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा 2 में, ठीक है। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स,
ठीक है। घर के बाहर आसपास के एरिया में कुछ प्लॉट्स थे जहां पर अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो इकोसिस्टम्स डेवलप किए गए, जिसमें ज्यादा स्पीशीज रखी गई वो ज्यादा स्टेबल रहा, जिसमें लेस नंबर ऑफ स्पीशीज थी वो कम स्टेबल रहा। स्पीशीज की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और यही चीज इसके द्वारा समझाई भी गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमें आंसर मिल चुका है इसका, जिसमें ए का 3 आएगा, बी का 1 आएगा। ए का 3, बी का 1 इस वाले में मिल रहा है, टिक मार के अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आ गया अगेन मैच। अरे बहुत सारे मैच थे यार इस बार बायो में, मैच द टेबल, मैच द लिस्ट, यही सब दे रखे थे, इतने सारे मैच, इसीलिए पेपर थोड़ा लेंदी जरूर हो सकता है। इजी था, लेंदी था, है ना। जूलॉजी का तो बहुत ज्यादा इजी था, बॉटनी से भी ज्यादा इजी था मेरे हिसाब से। हो सकता है सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो, बट इस साल का मुझे जूलॉजी बहुत कंपैरेटिवली इजी लगा, और बॉटनी भी इजी ही था एक तरह से, बहुत ज्यादा टफ नहीं गया था। बट हाँ, एनसीईआरटी का थोरो नॉलेज होगा तो सब इजी लगेगा, क्योंकि इससे बाहर कहाँ आ रहा है पेपर। ठीक है, 22, 23, 24 3 पेपर हो गए, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं फेंकते ये लोग। ठीक है, देखो आप जरा 14, 16 इनके पेपर, आपको क्वेश्चंस बाहर के मिल जाएंगे इजीली, बट अब नहीं देते। मैच द लिस्ट 1 2 देखते हैं। रोज, रोज किससे मैच हो रहा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, नो। पेरीगाइनस फ्लावर, यस। ड्रूप, मार्जिनल, ना, ये इधर आ जाएगा। फिर पी, मार्जिनल देखा था मैंने अभी, पी प्राइम एग्जांपल ऑफ मार्जिनल प्लासेंटेशन। अरे वो एक वो ऐसा पॉड बनता है और उसके एज पे ग्रो करते हैं ना सीड्स, तो इस टाइप से जब ग्रोथ, देखो डायग्राम बहुत गंदा बनाया मुझे पता है, मैं कॉपी पे अच्छे बना सकता हूं, यहां पे थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो जाती है यार, सीख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड यूज करना। ठीक है, अगला आता है सी। सी का आंसर आ जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन और ड्रूप, मतलब कॉटन का। अच्छा मेरे को इससे मिल गया ना, मैंगो ड्रूप होता है और कॉटन आ जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अच्छा दोनों याद थे वैसे मुझे, ठीक है ना। तो ये मिल गया मुझे सारा। ए का आया है 2, ए का 2 किस में है? 2 में है, इनको मारो क्रॉस। पी का आया है, मतलब बी वाले का आया है मार्जिनल, मतलब 4, तो बी 4 दिख रहा है किसी में? अरे इसमें दिख रहा है, लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएंगे सारे डेटा, छोटा छोटा इधर उधर कहीं ना कहीं, उसी चैप्टर के सारे डेटा है ये। अगर आप प्लासेंटेशन पे जाओगे तो आपको ये पी वाला मिल जाएगा। ठीक है, जो फ्लावर की गाइनोशियम की पोजीशन है उसके एग्जांपल्स रीड करोगे, उसमें तीनों दिए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। पेरीगाइनस में आप रीड कर लोगे तो आपको उसमें रोज मिल जाएगा। इस तरह से आपको एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे। मैंगो ड्रूप फ्रूट होता है। ड्रूप किसको बोलते हैं? जो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई? इकोलाई के रेप्लिकेशन के लिए क्या सही है? द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज catalyze polymerization in one direction, that is 3:5. The DNA dependent RNA polymerase catalyze polymerization in one direction, that is 5' to 3'. The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization in 5' to 3' as well as 3' to 5'. Last है the DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization in 5' to 3'. अच्छा ये दो क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए बिल्कुल। अगर ये सही है तो ये गलत है, और ये सही है तो वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए ना। जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सोचो, दूसरे दोनों एलिमिनेट मार देने का जल्दी से, ज्यादा देर नहीं लगाना इसमें फिर, है ना। आपको दिख रहा है यहां कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप देखो यहाँ 3' to 5' और ये 5' to 3', बाकी पूरा स्टेटमेंट इनका सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब अगर एक सही हुआ तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही हुआ तो एक गलत होगा। दोनों एक साथ गलत हो ऐसा रेयरेस्ट चांस में हो सकता है, और दोनों एक साथ सही हो तो हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक आंसर है। और हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं ना इकोलाई का, या फिर मैं बता दूं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, डीएनए रेप्लिकेशन जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' के अपोजिट एंड पे जुड़ता है और मूव करता है टुवर्ड्स, और मतलब क्रिएट करता है टुवर्ड्स 3'। 5' के सामने जुड़ेगा और 3' की तरफ बढ़ेगा डीएनए की लेंथ पे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4th। अब आप जब वो रेप्लिकेशन फोर्क देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इस टाइप से इसकी ग्रोथ मिलती है ना हमें, लीडिंग लैगिंग फेज वाली। तो ये लीडिंग फेज यहां से इधर जा रहा है, ये 3' to 5', 5' to 3', इस टाइप से इसका फिगर बनेगा। क्लियर है? इस डायग्राम को देखें जरूर आप, आपको क्लियर हो जाएगा ये जो मैं बोल रहा हूं अभी। ठीक है,
क्या हो गया, अगले पे आ रहे हैं हम लोग। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन फिगर। अरे ये उसका डायग्राम नहीं दिख रहा क्या, ये जो उधर पॉलिनेशन में दिया हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां पॉलिनेशन समझा है ना, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, जेनोगेमी, उसके बाद अगले पेजेस पे वो दिए हैं विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इनसे होने वाले जो सारे एग्जांपल्स हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन, वो सब उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ये किसका लग रहा है आपको, ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में है, जिसका स्टामेन एक्सपोज्ड होता है, ठीक है ना। ये आपको ये डायग्राम वहीं मिलेगा आपको जहां मैं बता रहा हूं, और इस डायग्राम के नीचे एक लाइन लिखी है, वो लाइन पढ़ोगे ना, आपको ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। यही वो लाइन है जो उस डायग्राम के नीचे लिखी है, तो इसका डिस्क्रिप्शन तो यही है, इजी। अगले पे आते हैं, देखो, ठीक। मैच द लिस्ट 1 and 2 अगेन, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट को अभी रोक के बाकी चीजें देखते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल। कहां होती है क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मतलब एका टू वाला ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या? अरे आंसर ही मिल गया यार। बाकी भी एक बार देख लेते जल्दी से। बी, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, दुनिया जानती है ये तो। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ोगे तो आपको ये सारे फैक्ट्स वहां पर मिल जाएंगे, चैप्टर में अलग अलग है कि बिखरे हुए पड़े हैं फैक्ट्स, है ना। जब आप क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसके शुरू के पैराग्राफ में, ये पहले या दूसरे में, कि सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस का पैराग्राफ जो ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस के बारे में दिया, उसमें पढ़ोगे पता चलेगा कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये सब आपको, ये 3 फैक्ट ऊपर वाले तो इजीली विजिबल होंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कि कहां प्रोटॉन का लेवल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, जब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ेगा तभी तो वो पास होगा, और पास होगा वापस से मैट्रिक्स में, तब जाके F0 F1 पार्टिकल एटीपी बनाएंगे। तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, FADH2 NADH2 इनके कारण, तो जब प्रोटॉन्स पास होंगे तब जाके वो एटीपी का सिंथेसिस करेंगे, F0 F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में। तो वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहले ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं और फिर मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं थ्रू F0 F1 पार्टिकल, तब जाके एटीपीस का सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से ये सही है प्रोटॉन ग्रेडियंट का। आंसर हमें मिल ही चुका है ऑलरेडी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगले पे आ गए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी। इसमें से सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी कौन? ब्राउन एल्गी, ठीक है, फियोफाइसिस ब्राउन एल्गी। देखो ब्राउन एल्गी के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। यस, पियर शेप्ड या पायरीफॉर्म बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स को यूज करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। ये उसके लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़े आप, एग्जांपल्स के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है या उसके और ऊपर वाला पैराग्राफ है, इन्हीं दो में से किसी एक पैराग्राफ में आपको मिलेगा। पायरीफॉर्म या पियर शेप्ड होता है और बायफ्लैजिलेटेड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसका स्पोर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो करेक्ट है। ऊगेमस नहीं, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, ऊगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्राउन एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, 11th। उसमें आपको मिल जाएगा जहां फियोफाइसी लिखा है, ब्राउन एल्गी के बारे में लिखा है, तो वो तीनों फॉलो करता है। तो ये तो गलत हो गया, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, ऊगेमस। वैसे ऊगेमस एंड आइसोगेमस की ही एक सब कैटेगरी है, लेकिन स्टिल आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, ऊगेमस तीनों फॉलो करने वाला है, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैनिटॉल और लैमिनारिन। इसी पैराग्राफ में आप स्लाइटली अपसाइड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटॉल, तो ये सही स्टेटमेंट है। द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल, ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, करेक्ट है। आप याद करें, देखिए ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, इसको हटा रहा हूं 1 मिनट, और रेड एल्गी, इनके पिगमेंट्स पता कैसे होते हैं? देखो क्लोरोफिल 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 तीनों में, ए बी, ए सी, ए डी, ए कॉमन है, बी सी डी, ऐसे ही रहते हैं। इसके अलावा सबके अपने स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन में तो यही होते हैं, ए और बी, इसके अंदर कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, इसके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन, इस टाइप से पिगमेंट्स होते हैं। हमें मिल गया ये रहा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आएगा, वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड
ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ये भी स्टेटमेंट लाइन है एनसीईआरटी की, और एल्जिन जो वर्ड है ये तो बोल्ड लेटर में लिखा है। जो फियोफाइसी का पैराग्राफ है, एल्जिन वर्ड आपको बोल्ड लेटर में मिल जाएगा, बस वो वाली लाइन पढ़ लेना, ये वही लाइन है, सेम लाइन है, एग्जैक्ट छापी हुई लाइन है, एनसीईआरटी की है। तो ये भी सही है। कितने स्टेटमेंट सही हुए? 1 2 3 4। कौन सा गलत हुआ? बी छोड़ के सब सही। बी छोड़ के सब सही मतलब ए सी डी ई, ये रहा थर्ड वाला। लगाएं, आगे बढ़े। इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बेटा, मुझे इसका सोल्यूशन एकदम, एक तो इसके 2 आंसर लग रहे हैं, एक लग रहा है 3, एक लग रहा है 2, बट इनमें से कौन सा करेक्ट है अभी मैं नहीं जानता। इसके बारे में मुझे थोड़ा और मतलब जानना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग भी ऐसा थोड़ी कि टीचर्स है तो सब जानते होंगे, कुछ चीजें तो हम भी मिस करते होंगे। तो ये एक क्वेश्चन अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके आंसर क्या होना चाहिए अभी के कंडीशन के हिसाब से। इसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में या कभी भी किसी भी फर्दर क्लास जब ये सेम चैप्टर या टॉपिक चल रहा होगा तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तब तक मुझे आंसर शायद हो सकता है मिल जाए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द मैच द लिस्ट। ठीक है, ग्लूटाथेन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलेजन, यहां दिया है हार्मोन एंजाइम इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। ठीक, देखो इंसुलिन के बारे में देखते हैं। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? वो एक एंजाइम होता है। कोलेजन क्या होता है? ये मसल्स के बीच में पाया जाने वाला एक सब्सटेंस होता है जो इसको पूरा एक साथ बाइंड करता है या स्टिक बाय करता है ना। तो अब एक ही बचा ग्लूटाथेन। ग्लूटाथेन क्या होता है? एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। सिंपल, इसका बायोलॉजिकल नेचर या बायोकेमिकल नेचर क्या है उस बेसिस पर हमने सारे ऑप्शंस को फिल्टर कर लिया। बी का 1 और सी का 2, देखते हैं कि इसमें बी का 1 सी का 2, और किसी में दिख नहीं रहा, सिर्फ एक में दिख रहा है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट 1 होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, देखो आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जहां ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट नहीं होता? अच्छा, क्रैब साइकिल का अगर डायग्राम आप देखें तो वो अधूरा अधूरा सा है। वहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद डायरेक्टली सक्सिनाइल कोएंजाइम में दे दिया गया, बीच में सक्सिनिक मतलब सक्सिनिक एसिड दे दिया गया, बीच में सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी आता है, उसको स्पेस ही नहीं दी गई। मतलब थ्योरी में मेंशन्ड है एनसीईआरटी की, लेकिन डायग्राम में नहीं है। एनसीईआरटी में छोटी छोटी मिस्टेक्स या मतलब मिस्टेक्स क्या बोलो, मतलब इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए कायदे से, और ये भी उनमें से एक है। ये क्वेश्चन बच्चा डायग्राम देख के सॉल्व कर लेता अगर इसको प्रॉपर बनाया जाता है एनसीईआरटी में डायग्राम, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता अगर डायग्राम कंप्लीट होता तो। बट एनसीईआरटी में वो डायग्राम स्लाइटली इनकम्प्लीट है, कुछ ऐसे बीच बीच की स्टेप्स है जो मिसिंग है, बट थ्योरी में मेंशन कर दी उन लोगों ने। आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस रिएक्शन में कोई ऐसा स्पेसिफिक चेंज हमें देखने को नहीं मिलता जिसमें हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एलिमिनेशन या ऑक्सीजन का एडिशन इन्वॉल्व हो, या कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन इन्वॉल्व हो। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एक्सचेंज इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता। किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होने में। आप देखोगे मैलिक से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब बनता है, यहाँ NADH2 का सिंथेसिस इन्वॉल्व है। इस रिएक्शन में NAD पॉजिटिव से NADH2 बन रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन कहीं से निकल रहे होंगे तभी NAD पॉजिटिव से रिएक्ट करके उससे जुड़े, और फिर उसने आगे चल के इस एसिड को कन्वर्ट किया इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मतलब ये डिहाइड्रोजनेशन से होने वाली रिएक्शन है। मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन करा तब जाके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, तभी तो वो हाइड्रोजन NADH2 ने लिया है, मतलब NAD पॉजिटिव ने लिया और NADH2 बनाया, तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है मैलिक एसिड का। तो डिहाइड्रोजनेशन एक तरह से सीधी सी बात है, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल है, मतलब ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाएगा सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, सक्सिनिक से मैलिक। इस प्रोसेस के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है FADH2 का चेंज, वो भी FAD से FADH2, अगेन डिहाइड्रोजनेशन, ये भी वही है। यहां लास्ट वाला भी देखो, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन, NADH2 का सिंथेसिस देखने को मिलेगा आपको। तो अगेन इसके अंदर डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है और CO2 का एलिमिनेशन भी हो रहा है, इसलिए ये भी एक तरह की ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है।
ये जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन या ऑक्सीजन का एडिशन वाला चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए सक्सिनेल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, ये आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। थोड़े ही बचे हैं, अब कितने बचे हैं? 4 और दिख रहे हैं। इन C3 प्लांट some O2 binds to rubisco, hence CO2 is decreased. C3 प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड होता है, तभी जाके CO2 का फिक्सेशन घटता है। इसके बाइंड होने से इसको वापस से रुबिस्को बनाने के लिए फोटो रेस्पिरेशन करना पड़ता है। फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। C3 प्लांट्स की एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन लो होती है इन कंपैरिजन टू C4। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेवल अगर बढ़ेगा तो फोटो रेस्पिरेशन करने लगते हैं C3 प्लांट। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट तो करेक्ट लग रहा है। C4 प्लांट मेसोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन while bundle sheath do not show फोटो रेस्पिरेशन। ये गलत है, ना मेसोफिल करता है ना बंडल शीथ शो करता है। अब बोला ऐसा क्यों? देखो रुबिस्को एंजाइम कहां चले गया? बंडल शीथ में। और मेसोफिल सेल के अंदर क्या आ गया? पेप्केज आ गया। पेप्केज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है। लाइट रिएक्शन होनी का है मेसोफिल सेल के अंदर। डार्क रिएक्शन या फिर वीकेंड से कैल्विन साइकिल जो पार्ट है, हैचलेक साइकिल तो भी एक तरह से डार्क का पार्ट है, बट कैल्विन साइकिल कहां होनी है? बंडल शीथ में। ऑक्सीजन के एवोल्यूशन की, मतलब निकलने की, इवॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन की साइड और रुबिस्को की साइड बदल दी। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, जब साथ में होंगे नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन से बाइंडिंग ही नहीं होगी। तो इस हिसाब से रुबिस्को पे कोई वेरी लिटिल इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। नो आएगा, यहां पे नो आना चाहिए। शो नो फोटो रेस्पिरेशन और बंडल शीट डू नॉट शो रेस्पिरेशन, दोनों ही फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते। जब अगर ऐसा स्टेटमेंट होता तो करेक्ट होता, मतलब इस हिसाब से स्टेटमेंट गलत हुआ। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें? 1 ट्रू 2 फॉल्स, थर्ड वन। देखो लिस्ट दिए दो, फिर से मैच करने का है हमें इसे। ठीक है, तो इसके बारे में और देख लिया जाए। एक मिनट, क्या हो गया इसको? ये कौन से क्वेश्चन पे पहुंचा दिया इन्होंने हमें? अच्छा, ये 2 पार्ट्स में 2 टेबल्स में क्वेश्चन दिया। मैंने सारे क्वेश्चन डिटेल में पढ़े नहीं थे, थोड़े बहुत ऐसे ओवरव्यू देख लिया था, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चन क्या है कैसे है। मैं आपके साथ ही सॉल्व करता चल रहा हूँ, मैं भी उन्हें समझता चल रहा हूँ और उनके आंसर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें चलेगी। देखो टाइप्स ऑफ स्टामेन, सबसे पहले मोनोएडेल्फस, डायोडेल्फस, पॉलीडेल्फस, एपीफाइलस। यहाँ दिया है एग्जाम्पल्स में सिट्रस, पी, लिली, चाइना रोज। अगर हम इन्हें मैच करने की कोशिश करें तो चाइना रोज मोनोएडेल्फस से मैच कर दो तो जल्दी से, ठीक है। फिर आ जाएगा एपीफाइलस, एपीफाइलस लिली से मैच हो जाएगा, और डायोडेल्फस का जो है पी, और ये इधर सही मैचिंग हो गई। ओके ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो A4 B2 मैंने जो लगाया है उसमें क्या आ रहा है? A का लगाया है मैंने 4, B का लगाया है मैंने 2, ठीक है। C का लगाया है मैंने 1, C1 और D 3। A4 B2 C1 D3 ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मैं आपको इसका ओरिजिन बताता हूँ इस क्वेश्चन का। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपको मिल जाएगा इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर ये एग्जांपल सहित इनके एंड्रोशियम की लोकेशन के बारे में मेंशन्ड है कि एंड्रोशियम किस टाइप का होता है। अगर एंड्रोशियम एक ही बंडल में, जितने भी एंड्रोशियम है सब एक साथ एक ही बंडल में ढेर सारे, इसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। एक के अंदर 2 बंडल्स हैं, एक बंडल्स में मतलब ऐसे 2 बंडल्स हैं इन द सेम फ्लावर, तो इसको बोलते हैं डायोडेल्फस। मल्टीपल बंडल्स है इन द सेम, तो ये आ जाएगा पॉलीएडेल्फस। और सारे फ्री है एक दूसरे से, अलग अलग इंडिविजुअल, एक एंथर एक फिलामेंट सारे अलग अलग एक दूसरे से फ्री, सारे है ना, जितने भी हो सब अलग अलग, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस। ठीक, वो कंडीशन होती है पॉलीएंड्रस। लेकिन लास्ट हमारे यहाँ क्या दिया है? एपीफाइलस। एपीफाइलस मतलब कि ये पेरियंथ पे ग्रो करे। एपीपेटलस पेटल पे ग्रो करता है अगर फिलामेंट तो, या फिर एंथर तो। अगर वो पेरियंथ पे ग्रो करता है तो उसको एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। आपको एंड्रोशियम के पैराग्राफ में ये सारा मिल जाएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड्रोशियम वाला पैराग्राफ, ठीक है, उसमें सारा डेटा मिल जाएगा बेटा।
तो आंसर हमारा आ चुका। नेक्स्ट पे आते देखो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फिर आएगा ये वही क्या हो गया, जैकब मोनोड, यहां पर ये इसके आगे आना चाहिए मोनोड, शायद कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा। हरगोबिंद खुराना, मेसेल्सन स्टाल। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये रहा ए का 3 वाला ऑप्शन रखो, बाकी दोनों को हटा दो जल्दी से। फिर है जेकब मोनोड, क्या करा, लैकोपेरोन मॉडल, ये आ गया। बी का 4 इन दोनों में से इसमें, ये रहा करेक्ट आंसर, ये भी गया। ठीक है, आंसर हमें मिल चुका, 2 से ही हो गया। हरगोबिंद खुराना का काम क्या था, जेनेटिक कोड का, और मेसेल्सन स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर। इजी सा क्वेश्चन था, ये था फ्रॉम चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें अलग अलग साइंटिस्ट है, सबका अपना अपना काम दिया हुआ है। ये थोड़ा मतलब स्कैटर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन कि अलग अलग जगह मिलेगा आपको इसका आंसर। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, हर साइंटिस्ट और उनका फंक्शन, या मतलब उनका किया हुआ काम, उनकी की हुई अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व इन 2 वेरिएटिव प्लांट। तो इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट इज द आंसर। ठीक, प्रोटोप्लास्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या होता है, हम कुछ एंजाइम्स को यूज करके सेल वॉल हटा देते हैं। कोई 2 प्लांट का हमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करना है तो उनकी सेल वॉल हटा देते हैं एंजाइम्स की मदद से, और फिर उन दोनों सोमैटिक सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे से फ्यूज कर देते हैं और उनके न्यूक्लियस साथ में आ जाते हैं। इस तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। इस तरह से सोमा सेल्स या फिर बॉडी सेल्स को यूज करके हाइब्रिडाइज करना है, इस कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है बेटा। ठीक है, अगले पे आते हैं, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। एनसीईआरटी की लाइन है या जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन के पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो उसमें उसके फंक्शंस पढ़ना, सेकंड पैराग्राफ मोस्ट प्रोबेबली, सेकंड या थर्ड, जिब्रेलिन के बारे में जा दिया हुआ है। तो जिब्रेलिन के जब पैराग्राफ को रीड करोगे तो उसके अंदर आपको ये लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसी कैसी मिल जाएगी आपको कि शुगर केन नहीं, शायद ये उसके फंक्शंस को समझाने वाले लास्ट लाइन है। हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है लास्ट लाइन है, फंक्शंस की लास्ट लाइन, जिस भी पैराग्राफ में जिब्रेलिन के फंक्शन दिए हुए हैं उसकी लास्ट लाइन है ये। तो शुगर केन क्रॉप पे अगर स्प्रे करते हैं तो वो उसके इंटरनोड को एलोंगेट कर लेता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इंटरनोड एलोंगेट होने से लेंथ बढ़ जाएगी तो यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा शुगर केन जूस, जितना ज्यादा शुगर केन जूस उतनी ज्यादा शुगर बनेगी उससे, तो यील्ड बढ़ी ना अल्टीमेटली। इस तरह से इसका आ जाएगा जिब्रेलिन। सो यार हमारा ये पूरा बॉटनी वाला पोर्शन खत्म होता है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जूलॉजी डिस्कस करेंगे। जूलॉजी का भी ऐसे ही एक डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।